ईसाई परंपराओं के हिसाब से ईसा मसीह के जन्म के तुरंत बाद यानी ईसा की पहली सदी की शुरुआत में ज्ञात जगत का नक्शा कुछ इस प्रकार था। चीन का हान साम्राज्य मध्य एशिया तक पहुंच गया था। रोमन गणराज्य अब रोमन साम्राज्य बन चुका था और पश्चिमी जगत पर उसका एकाधिकार था। बढ़ते व्यापार के कारण नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही थी। नए नए क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे थे। पार्थियन साम्राज्य रोम और भारत के बीच में दीवार बनकर खड़ा हुआ था। तक्षशिला में शकों का उत्तरी क्षत्रप राज्य बना जरूर था, लेकिन इंडो पार्थियंस ने उन्हें मथुरा तक खदेड़ दिया, तो उत्तरी क्षत्रपों की दूसरी शाखा अब मथुरा में रह गई। भारत में इंडो पार्थियनों और शकों की दोहरी मार से 10 ईस्वी तक सारे इंडो ग्रीक राजा समाप्त हो गए और शकों की एक और धारा पश्चिम भारत में राज कर रही थी, जिन्हें हम पश्चिमी क्षत्रप कहते हैं। दक्खन में दक्षिण भारत का पहला साम्राज्य उभर कर आया था, सातवाहन साम्राज्य। और अब हम वापस अफगानिस्तान पर आ जाते हैं। जब पार्थियन साम्राज्य पश्चिम में रोम से लड़ने में व्यस्त था, तब उत्तरी अफगानिस्तान से निकलकर कुषाण इंडो पार्थियन राज्य पर हावी होने लगे। इस सिलसिले में सबसे पहला महत्वपूर्ण कुषाण शासक था हेराइयोस, लेकिन सबसे पहला कुषाण सम्राट हम कहेंगे कुजुल कड़फिसेस को। कुजुल ने बल्ख से बाहर निकलकर काबुल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 12 एपोस्टल्स में से एक सेंट थॉमस भारत आए और इंडो पार्थियन राजा गोंडोफरेस से मिले। पता नहीं ये बात कितनी सच है। फिर अगला कुषाण सम्राट हुआ विमतक्तो, जिसने कुषाण साम्राज्य सिंधु नदी तक फैलाया। इन शुरुआती कुषाण सम्राटों के बारे में हमें उत्तरी अफगानिस्तान के रबातक अभिलेख से जानकारी मिलती है। इन कुषाण शासकों के सिक्के यूनानी और भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। विमतक्तो के बेटे विम कड़फिसेस ने इंडो पार्थियंस का बचा हुआ राज्य मिटाकर सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। उन्होंने उत्तरी क्षत्रपों को हराकर मथुरा तक अपना राज्य फैलाया, पर अब कुषाणों का स्पष्ट रूप से भारतीकरण होने लगा था। विम कड़फिसेस का मथुरा संग्रहालय में एक महत्वपूर्ण शिलालेख रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है महाराजातिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र वामता क्षमस्य वगैरह वगैरह। विम कड़फिसेस और उनके बाद के कुषाणों के सिक्कों पर जो आकृतियां मिलती हैं, वो पहली नजर में किसी भी व्यक्ति को शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और गणेश जैसी दिखती हैं। लेकिन इनकी एक दूसरी व्याख्या भी है, जिसे आमतौर पर इतिहासकार मानते हैं। विम कड़फिसेस के बाद सन 127 ईस्वी के लगभग सबसे महान कुषाण सम्राट हुए कनिष्क। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की ये बिना सर की मूर्ति रखी हुई है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क लिखा हुआ है। कनिष्क का साम्राज्य कितना बड़ा था, ये बात हम शायद भारत में नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था और वहां से लेकर सारी सिंधु घाटी मिलाते हुए गंगा के मैदानों को पार करते हुए बंगाल तक और मध्य भारत तक फैला हुआ था। सारे के सारे शक राजा कुषाणों के क्षेत्रीय मांडलिक बन गए थे और पश्चिमी क्षत्रपों ने भी कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली। कनिष्क के इस बड़े साम्राज्य की राजधानी थी पुरुषपुरा यानी पेशावर। गंगा के मैदान न इससे पहले और न कभी इसके बाद मध्य एशिया से राजनीतिक तौर पर जुड़ पाए। बाबर के पहले कनिष्क ही एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने सीर दरिया और गंगा दोनों देखी थी। दूसरी बात, मध्य एशिया का रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट व्यवस्थित रूप से कुषाण साम्राज्य से होकर गुजरता था, तो भारत से तरह तरह के उत्पाद पूरब और पश्चिम में जाते थे और वहां से सोना आकर गंगा के मैदानों में फैल जाता था। और कुषाणों की वजह से भारतीय संस्कृति में विकास तो हुआ ही, उसका मध्य एशिया में भी भरसक प्रचार हुआ। कैसे, आइए अब समझते हैं। कुषाण काल में बौद्ध संस्कृति ने अभूतपूर्व प्रगति की। कुषाण काल से पहले गौतम बुद्ध को मनुष्य के अलावा कई रूपों में दिखाया जाता था, जैसे बोधि वृक्ष या वज्रासन के रूप में। लेकिन संभवतः गंधार में ही कुषाण काल में गौतम बुद्ध को पहली बार मनुष्य के रूप में दिखाया गया। गंधार बौद्ध संस्कृति का गढ़ बन गया और यहां गंधार कला परंपरा विकसित हुई। इसके साथ साथ या इसके कुछ ही समय बाद मथुरा भी एक महान कला केंद्र बनकर विकसित हुआ।
आगे चलकर सारनाथ भी एक महत्वपूर्ण कला केंद्र बनकर उभरा। सारे उत्तर भारत में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां निकल निकल कर आ रही हैं और कनिष्क के परामर्शदाता अश्वघोष ने गौतम बुद्ध का चरित्र यानी बुद्ध चरित्र लिखा। ये रामायण महाभारत जितना ही लोकप्रिय हुआ। आज जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की कहानी हम जानते हैं वो मोटा मोटी बुद्ध चरित्र की ही देन है। तो अब गौतम बुद्ध को मानव रूप भी मिल गया था और एक कहानी भी। तो कुषाण काल में बौद्ध संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कुषाण काल में बौद्ध संप्रदाय के विकास का मामला यहीं नहीं रुका। कनिष्क के ही शासन काल में चौथी और आखिरी बौद्ध महासभा हुई। ये कुंडलवन यानी संभवतः कश्मीर में हुई थी। यहां से बौद्ध संप्रदाय की दो शाखाएं हमेशा के लिए अलग हो गईं, महायान और हीनयान। जहां हीनयान पर पाली प्राकृत का प्रभाव बना रहा, वहीं महायान पर संस्कृत भाषा का असर होने लगा। गंधार और अफगानिस्तान से निकलकर रेशम मार्ग होते हुए बौद्ध संप्रदाय हर दिशा में फैला। मध्य एशिया में जहां कुषाणों की तूती बोलती थी, वहां बौद्ध संस्कृति ने जड़ पकड़ ली। बुद्ध के प्रभाव से पार्थियन साम्राज्य भी नहीं बच पाया। इसका पूर्वी भाग तो बौद्ध बन चुका था, लेकिन बाकी साम्राज्य में भी बौद्ध दर्शन काफी लोकप्रिय हुआ। इसे हम थोड़ा आगे चलकर देखेंगे। कनिष्क ने कला संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया और इनकी छत्र छाया में कई कलाकार और कवि पनपे, जैसे अश्वघोष। एक खाना बदोश जाति कैसे सुसंस्कृत होती है और बड़े साम्राज्य बनाती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुषाण। इस समय पार्थियंस रोम से भिड़े हुए थे, तो उनका कुषाणों से कोई खास संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन तारिम की थाल में कुषाणों और चीन की सेनाओं के बीच अनिर्णायक युद्धों का वर्णन मिलता है। कनिष्क के 23 साल के गौरवमय शासनकाल के बाद हुविष्क का 30 साल का शासनकाल आया, जो कि स्थायी और शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद वासुदेव प्रथम का शासनकाल आया, जो कि काफी हद तक स्थायी रहा। लेकिन वासुदेव प्रथम के अंतिम वर्षों में कुषाण साम्राज्य जगह जगह से सिकुड़ने लगा। उधर पार्थियन साम्राज्य भी ढलता जा रहा था और कमजोर शासकों के चलते अब उसका अंत नजर आने लगा था। सन 224 ईस्वी में आखिरी पार्थियन सम्राट अर्धवान चतुर्थ को हटाकर अर्धशिर प्रथम ने फारस में सासानी साम्राज्य की स्थापना की। सासानी साम्राज्य को औपचारिक तौर पर ईरान शहर कहा जाता था, यानी आर्यों का क्षेत्र। तो इस तरह से पहली बार इतिहास में ईरान शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसमें खुरासान भी शामिल था। उधर सन 232 ईस्वी के लगभग कुषाण सम्राट वासुदेव प्रथम की मृत्यु के बाद कुषाणों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो वासुदेव प्रथम आखिरी महान कुषाण सम्राट साबित हुए। तो अब हम कुषाणों से थोड़ा समय निकालकर सासानियों की बात कर लेते हैं। सासानी साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। यह लगभग 400 साल तक बना रहा। सन 235 ईस्वी के आसपास अर्धशिर ने पश्चिमी कुषाण साम्राज्य के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया और पश्चिम में रोमन्स को कड़ी टक्कर दी। इसी से आप सासानियों की बेपनाह ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सन 241 ईस्वी में अर्धशिर प्रथम की मृत्यु के बाद शापुर प्रथम का शासन शुरू हुआ, जो सबसे प्रतापी सासानी सम्राटों में से एक थे। उन्होंने रोमन साम्राज्य को उनके पूरे इतिहास की सबसे बुरी हार दिखाई। शापुर प्रथम से लड़ते हुए रोमन सम्राट गॉर्डियन मारा गया। अगला रोमन सम्राट फिलिप नाम का एक अरब था, जिसने शापुर को भारी भरकम हरजाना दिया। फिर उसके भी अगले रोमन सम्राट वेलेरियन को तो शापुर पकड़कर ही ले गए और उससे और उसके रोमन सिपाहियों से एक बांध और पुल बनवाया। बांध ए कैसर यानी सीजर का बांध। कुषाणों के कमजोर पड़ते साम्राज्य को शापुर ने पहचाना और सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और बाकी अफगानिस्तान और सिंधु घाटी के कुषाण सासानियों के अधीन हो गए। इसीलिए अब के जो राजा इस क्षेत्र पर राज करने आए थे, उन्हें कुषाण शाह कहा जाता है, यानी कुषाणों के शाह। और चूंकि यहां जो संस्कृति विकसित हुई वो सासानी और भारतीय संस्कृति का मिलाजुला रूप थी, तो हम इन्हें इंडो सासानी कहते हैं। इसके बाद कुषाणों के छोटे छोटे राज्य इधर उधर बचे रहे। अधिकांश कुषाण भारतीय समाज में घुल मिल गए। सासानियों ने कुछ अरब क्षेत्रों पर और मध्य एशिया के कबीलों पर भी अच्छा खासा नियंत्रण कर रखा था। ईरान के इतिहास के स्वर्ण युगों में सासानी काल शायद सर्वश्रेष्ठ था, जब ईरान ने रणभूमि के अलावा हर दिशा में चौतरफा प्रगति की।
चाहे वो कलाकारी हो, चाहे साहित्य और भाषा का विकास, और चाहे ज्ञान विज्ञान और गणित हो। सासानी विश्वविद्यालय उस जमाने में काफी विख्यात थे और इसी समृद्ध सासानी संस्कृति की छाया अधिकांश अफगानिस्तान पर साफ साफ नजर आती थी। भारत और सासानियों के काफी गहरे संबंध थे। वो चाहे चतुरंग का खेल हो, जो सासानियों के यहां जाकर चतुरंग बना और अरबों के काल में शतरंज बन गया, या फिर पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, और ये व्यवहार अफगानिस्तान के रास्ते हो रहा था। अब हम वापस आकर देखते हैं कि बौद्ध संप्रदाय ईरान में कितना लोकप्रिय था। शापुर प्रथम के ही शासन काल में एक पैगंबर हुए मानी, जिन्होंने माणिक्यवाद नाम का अपना एक पंथ निकाला। इसके 4 पैगंबर थे, जरथुष्ट्र, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह और मानी स्वयं। अपना पंथ शुरू करने से पहले मानी आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भारत आए थे और इसीलिए अफगानिस्तान से भी इनका नाता रहा। उनका पंथ जंगल की आग की तरह दुनिया में फैलने लगा, इसीलिए माणिक्यवाद तुरंत ही ईसाई और पारसी धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गया। उनके पंथ का सारी दुनिया में कठोरता से दमन हुआ। सारे इतिहास में केवल एक उइगुर राज्य था जिसने माणिक्यवाद को राजकीय पंथ बनाया। आज तो ये पंथ लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज से 1500 साल पहले चीन से लेकर रोम तक माणिक्यवाद की धूम मची हुई थी। शापुर के बाद सासानी सम्राट बने बहरम प्रथम और फिर बहरम द्वितीय, जिन्होंने पारसी धर्मगुरु कर्तिर को पारसी पंथ का सर्वे सर्वा बना दिया और कर्तिर ने गैर पारसियों का दमन किया। हालांकि पारसी पंथ मध्य और पश्चिमी ईरान में ज्यादा सक्रिय था, इसीलिए कर्तिर के कट्टरवाद का अफगानिस्तान पर कम असर हुआ। लेकिन मानी नहीं बच पाए और न ही ईरान के बौद्ध, और कहा जाता है कि मानी को सूली पर चढ़वा दिया गया। इसी समय मध्य एशिया में एक और बड़ी समस्या जन्म लेने लगी, हूण।